नमस्कार, एग्जाम सिलेक्शन 360 पर आपका स्वागत है। मैं हर्षवर्धन आज आपके लिए फिर एक क्लास लेकर आया हूं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज के टॉप मोस्ट करंट क्वेश्चन। सबसे पहले हम बात करते हैं रोज़ की तरह आज कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। तो आज की ऐतिहासिक घटनाओं की अगर बात करें तो 1981 में 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा ना हो उसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा की आखिरी बैठक में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने समापन भाषण दिया था। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि संविधान सभा की आखिरी बैठक में समापन भाषण किसके द्वारा दिया गया, तो ध्यान रखना भीमराव अंबेडकर के द्वारा समापन भाषण दिया गया था। 1741 रूस की महारानी एलिजाबेथ ने इंपीरियल रशियन गार्ड्स की मदद से तख्ता पलट करके सेंट पीटर्सबर्ग की सत्ता पर आज ही के दिन जो है कब्जा जमाया था। ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे क्वेश्चन ये दो लग रहे हैं, तो आपको थोड़े याद कर लेने हैं आज के ये। चलो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन पर। तो आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? देखो भाई, आज कुछ बड़ी ऐतिहासिक घटनाएं हुई। दरअसल क्या हुआ ये कि श्रेयस अय्यर को 26.75 करोड़ रुपए में खरीद लिया पंजाब ने। अब ये जो है इतिहास बन गया कि अभी तक इतना महंगा खिलाड़ी कोई भी नहीं बिका था। इसके जस्ट आधे घंटे बाद क्या हुआ कि ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपए में, कितने करोड़ रुपए में? ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपए में लखनऊ सुपर जायंट्स के द्वारा खरीद लिया गया। तो सबसे ज़्यादा अभी तक के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी जो बिके हैं वो बिके हैं ऋषभ पंत 27 करोड़ रुपए में। बात करें तो ये मैंने आपको बता दी है 27 करोड़ रुपए में बिके हैं। ठीक, और इसमें ध्यान रखना है कि वैभव सूर्यवंशी इस ऑक्शन में शामिल सबसे युवा खिलाड़ी हैं। इनकी आयु केवल जो है 13 साल है। 2011 में इनका जन्म हुआ था। और नीलामी में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी जो है वो इंग्लिश दिग्गज एंडरसन है, जिनका जेम्स एंडरसन, और जो लगभग आपके 43 वर्ष के हैं, जो इस बोली में शामिल हुए हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, और ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि जैसे 2008 में आईपीएल शुरू हुआ और इसके बाद इसमें पहले सबसे महंगे खिलाड़ी जो थे, अगर आपसे पूछा जाए तो थे धोनी। सबसे महंगे खिलाड़ी कौन थे? सबसे महंगे खिलाड़ी थे धोनी। पिछली बार सबसे महंगे जो खिलाड़ी थे वो थे मिचेल स्टार्क। अब की बार जो है भारतीयों पर जमकर पैसा मिला है। मेगा नीलामी की समाप्ति के बाद प्रत्येक टीम में कम से कम 18 खिलाड़ी होने अनिवार्य हैं, और कोई टीम अगर चाहे तो अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा 25 खिलाड़ी ही रख सकती है। एक टीम में ज़्यादा से ज़्यादा 8 विदेशी खिलाड़ी हो सकते हैं। इससे ज़्यादा 8 से ज़्यादा विदेशी खिलाड़ी किसी भी टीम में नहीं हो सकते, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके अलावा 2024 की अगर आपसे पूछा जाए कि चैंपियन कौन सी टीम है, तो 2024 की चैंपियन टीम आपको पता ही होगा, कोलकाता नाइट राइडर्स। ठीक है, कोलकाता केकेआर। ठीक है, कोलकाता नाइट राइडर्स। और उपविजेता जो थी वो सनराइजर्स हैदराबाद थी। कौन सी थी? सनराइजर्स हैदराबाद उपविजेता थी। क्लियर है इतनी बात? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलो, मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? ठीक है, देखो निकिता पोरवाल जो है इनके द्वारा जीता गया है मिस इंडिया का खिताब। ठीक, इसके अलावा ये जो विक्टोरिया केजर थेलविंग है, इन्होंने जीता है मिस यूनिवर्स का खिताब। मिस यूनिवर्स का खिताब। इसके अलावा रिया सिंघा की बात करें तो रिया सिंघा जो है ये गुजरात की है, और रिया सिंघा के द्वारा अगर पूछा जाए तो रिया सिंघा ने जीता है आपका मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब। इसका
मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब? तो आंसर है इसका शिवांगी देसाई। शिवांगी देसाई के द्वारा मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब जीता गया है। मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब शिवांगी देसाई के द्वारा जीता गया है। इसके बाद अगर देखा जाए तो शिवांगी देसाई 22 वर्षीय विधि छात्रा हैं, लॉ की स्टूडेंट हैं, और 2024 के प्रमुख खिताब की अगर बात करें तो मिस यूनिवर्स इंडिया रिया सिंघा, मिस इंडिया निकिता पोरवाल, मिसेज यूनिवर्स अमेरिका शेफाली जामवाल और मिस यूनिवर्स विक्टोरिया केजर थेलविंग है। ये आपको 4 ध्यान रखने हैं, ठीक है, 4 जो है ध्यान रखने हैं, इनसे क्वेश्चन कई बार बन सकते हैं। मिस अर्थ आने वाली है तो उसका भी मैं आपको इंक्लूड करा दूंगा। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? देखो ऐसा है, आपको पता होगा, तो मार्टिन लूथर की अगर बात करें तो मार्टिन लूथर किंग जो हैं अमेरिका के अश्वेत एक क्या है राजनेता थे, अमेरिका के अश्वेत राजनेता हैं। इनके द्वारा जो है वहाँ पर नागरिकता संबंधी जो है नागरिकता कानूनों पर, नागरिकता जो कानून है इस पर बहुत बड़े बदलाव करवाए गए थे। तो यहाँ के अमेरिका के बहुत ज़्यादा फेमस आदमी हैं। तो मार्टिन लूथर जूनियर विश्व शांति पुरस्कार से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। किसको? नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। बात करते हैं क्यों। तो वाशिंगटन डीसी की जो एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी और एक संगठन है जिसका नाम है मोनेरिटी एसोसिएशन, इन्होंने मिलकर डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार जो है नरेंद्र मोदी को देने की घोषणा की है। इसके पीछे इन्होंने कारण बताया कि समाज में शांति और उनकी कोशिशों और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए दिया गया। और मजे की बात यह है कि कल हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अल्पसंख्यकों के लिए जो वक्फ बोर्ड है होता है ना, तो उस वक्फ बोर्ड के ऊपर जो है एक वक्तव्य दिया था और उन्होंने कहा था कि वक्फ बोर्ड जैसी कोई चीज़ होती नहीं है और बहुत सारे जो क्या कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं वो इससे जो है नाराज चल रहे हैं। और देखो इसी चीज़ के लिए इनको जो है क्या मिला है, पुरस्कार भी मिला है। तो ये बढ़िया बात है। और इसके अलावा बात करते हैं तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर की, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो हैं ये एक पादरी, आंदोलनकारी, एक्टिविस्ट और अमेरिकी नागरिकों के संघर्ष के प्रमुख नेता थे। और इनका सबसे प्रसिद्ध भाषण है आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम जो है इनका सबसे प्रसिद्ध भाषणों में से एक भाषण है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में झारखंड राज्य में विधानसभा चुनाव हुए। देखो विधानसभा चुनाव जो हैं वो अलग अलग राज्यों में हुए हैं। अब इनमें जो सबसे फेमस चुनाव जो हुए वो महाराष्ट्र और कहाँ पर हुए हैं, वो हुआ झारखंड में। तो झारखंड में विधानसभा में किस संगठन को जो है वहाँ पर बहुमत हासिल हुआ है? तो जो इंडिया कांग्रेस के गठन वाली जो पार्टियां हैं उनको क्या हुआ है, विधानसभा में दोबारा से बहुमत हासिल हो गया है। क्लियर है। बात करते हैं तो हेमंत सोरेन फिर से इंडिया गठबंधन के नेता चुने गए हैं। 28 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावना है। ये कहा जा रहा है कि 28 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। झारखंड में कांग्रेस गठबंधन ने टोटल 81 सीटों में से 56 सीटों पर जीत हासिल की है और बहुमत का से जो है 15 सीटें जो है उन्होंने ज़्यादा हासिल कर ली हैं। 24 सीटें इसमें ध्यान रखना बीजेपी गठबंधन को मिली है। बीजेपी गठबंधन पूरी तरह यहाँ धाराशायी हो गया। 24 सीटें मिली हैं यहाँ पर। जेएमएम और कांग्रेस इन दोनों को मिलकर जो है 50 और 34 16 50 और आरजेडी और सीपीएम इन सबको मिलकर जो है 56 सीटें मिली हैं। ठीक है। और इसमें 24 सीटें ये हैं और इसके अलावा टोटल सीटों की बात करें तो 56 24 आप कह सकते हैं 56 और 24 तो 80 सीटें हो रही हैं। ठीक है। 80 सीटों का जो चुनाव हुआ है इसमें से 56 सीटें जो हैं किसके पास चली गई हैं, आपके जेएमएम
और कांग्रेस गठबंधन के पास ये सीटें गई हैं। ठीक, इसमें आपको ध्यान रखना है कि अब की बार जो है वापस ये क्या नाम हेमंत सोरेन यहाँ के क्या बन रहे हैं, सीएम बन रहे हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए हैं तो वापस किसको गठबंधन में सरकार मिली है, तो एनडीए गठबंधन कह सकते हैं आप, महायुति कह सकते हैं। तो यहाँ एनडीए के गठबंधन को ना कह के आप महायुति कहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। महायुति गठबंधन को क्या हुआ है, 30 नवंबर तक यहाँ सरकार का गठन हो जाएगा। अगले 3 दिनों में विधायक दल की बैठक होगी और अगले सप्ताह तक अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। बड़ी खींचातान का मामला है कि कौन मुख्यमंत्री बने कौन मुख्यमंत्री ना बने। बड़ा टिपिकल मामला फंसा हुआ है नरेंद्र मोदी और किसके सामने, अमित शाह के सामने। 288 सीटों में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन ने 235 सीटों पर सीट जो है क्या कर ली है, जीत दर्ज कर ली है। विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी, देखो जो जीतने वाली जो बीजेपी को समर्थन करने वाला जो है गठबंधन, उसका नाम तो है महायुति, और जो कांग्रेस को समर्थन करने वाला है उसका नाम है महाविकास अघाड़ी। वो केवल 49 सीटों पर ही सिमट गया है और बाकी जो सारे के सारे हैं उन्होंने जो है एक तरफा चुनाव जीत के 235 सीटों पर चुनाव में जीत दर्ज करी है। देखो बीजेपी को 132 सीटें मिली, शिवसेना को 57 मिली हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस को 41, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे को 20, कांग्रेस को 16, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार वाली जो पार्टी है उसको 10 सीटें, समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिली है यहाँ पर, जन स्वराज शक्ति को जो है 2 सीटें मिली हैं, और इसके अलावा राष्ट्रीय युवा स्वाभिमान पार्टी को 1, राष्ट्रीय समाज पक्ष को 1 और IMIM को जो है 1 सीट मिली है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 1 और पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया को 1 और राजर्षि साहू विकास अघाड़ी को 1 सीट मिली है। टोटल इसमें 2 जो है निर्दलीय आए हैं और टोटल इसमें बात करें तो 288 जो है क्या हैं, विधायक हैं। और बहुमत जो है वो बीजेपी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने मिलकर जो है क्या कर लिया है, हासिल कर लिया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन की अगर और बढ़ें तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा। देखो हर साल हरियाणा राज्य में क्या किया जा रहा है, गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो गीता महोत्सव का आयोजन 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया जाएगा। ठीक है, तो कहाँ किया जाएगा, इसका आंसर हो गया कुरुक्षेत्र हरियाणा में गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। देखो समझो बात को, यहाँ हर साल क्या हो रहा है, हरियाणा में लगभग 15 से 20 दिन के बीच का जो समय होता है उसमें गीता महोत्सव का आयोजन किया जाता है। पिछले साल की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय जो गीता महोत्सव हुआ था इसमें 45 से 50 लाख लोग जो है इसमें शामिल हुए थे। अगर बात करें कि इसका उद्देश्य क्या होता है तो इसका मेन उद्देश्य ये है कि गीता और इसके अलावा जो हिंदू धर्म है, ठीक है, गीता और हिंदू धर्म है, इसके विचारों को दुनिया तक, इसके विचारों को कहाँ तक, इसके विचारों को दुनिया तक पहुँचाना। ठीक है, इसके विचारों को क्या करना, इसके विचारों को दुनिया तक पहुंचाने की क्या की जा रही है, कोशिश की जा रही है। इसके लिए आयोजित किया जाएगा। अब की बार ये 9वें क्रम का है, 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाना है। ठीक है, अगर बात करें तो यहाँ इसकी जो घोषणा है हरियाणा के जो सीएम हैं जिनका नाम क्या है, नायाब सिंह सैनी, नायाब सिंह सैनी के द्वारा इसकी घोषणा की गई है और उन्होंने कहा है कि सरकार इसका पिछले साल की अपेक्षा और बड़ा कार्यक्रम जो है इसमें क्या करने वाली है, घोषित करने वाली है। इसमें सरकार जो है और बड़ा कार्यक्रम घोषित करने वाली है, ये बात ध्यान रखनी है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है। तो संविधान दिवस आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि हमारा संविधान इस दिन जो है
आंशिक रूप से क्या हुआ था, आंशिक रूप से लागू हुआ था। इसमें लगभग आपके 16 अनुच्छेद आज ही के दिन जो है वो क्या हो गए थे, लागू हो गए थे। बात करें तो 26 नवंबर को ही संविधान आंशिक रूप पर जो है लागू हुआ। पहली बार हमने संविधान दिवस 2015 में मनाया था। कब मनाया था? 2015 में। इसके अलावा एक और बात है कि संविधान समिति के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सर हरि सिंह गौर का भी जन्मदिन इस दिन होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि इस दिन इनके जन्मदिन के रूप में भी जो है हम क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। आपके अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 67, 379, 380, 81, 88, 89, 93, 94 ये सारे अनुच्छेद जो है क्या हुए थे, इस दिन लागू हुए थे। ये नागरिकता, चुनाव, प्रांतीय संसद, अस्थायी संक्रमणकालीन प्रावधान और लघु शीर्षक से जुड़े हुए आपके अनुच्छेद हैं जो ये लागू हुए थे। तो आपको ध्यान रखना है लगभग 16 अनुच्छेद इस दिन लागू। अगली और बात करें तो देखो भीमराव अंबेडकर के बारे में बात करते हैं। तो भीमराव अंबेडकर संविधान के मुख्य वास्तुकार और संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष, अगर आपसे पूछा जाए कौन है तो ये जो है भीमराव अंबेडकर हैं। अगर बात करें नंदलाल बोस के बारे में तो आप ये कह सकते हैं कि संविधान के कलाकार, उन्होंने संविधान के हर पेज की सीमाओं को डिजाइन किया और इसकी कलाकृतियों से सजाया। नंदलाल बोस। एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भी कह सकते हैं इनको, ठीक है, रायजादा। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो है संविधान के प्रमुख सुलेखक थे। उन्होंने मूल संविधान को अपने हाथों से लिखा था, ठीक है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, संविधान को अपने हाथों से लिखा था। एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है व्यूहर राम मनोहर सिन्हा। व्यूहर राम मनोहर सिन्हा मूल जो है प्रस्तावना को सौंदर्यकृत अलंकृत किया था। मतलब प्रस्तावना का जो डिजाइन बनाया था वो किसने बनाया था? व्यूहर राम मनोहर सिन्हा ने। प्रस्तावना को दिया किसने था? तो आपको पता ही है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री के द्वारा जो है पंडित नेहरू के द्वारा जो है प्रस्तावना को दिया गया था। और प्रस्तावना का जो डिजाइन है वो किसने बनाया था? व्यूहर राम मनोहर सिन्हा के द्वारा बनाया गया था। वसंत कृष्ण वैद्य की अगर बात करें तो वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा आप कह सकते हैं कि वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किया गया था। और ठाकुर जसवंत सिंह ने अपने टाइपराइटर से संविधान के कई नोट्स और प्रारूप बनाए थे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है ना? ये वाली बात क्या ध्यान रखनी है कि ठाकुर जसवंत सिंह ने अपने टाइपराइटर से कई नोट्स, कई कॉपियां इसकी जो है क्या है बनाई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया SEA किस प्रकार की फसल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित जो है GMO की फसलों की वकालत इन्होंने की है? तो अगर बात करें तो इन्होंने तिलहन फसल के लिए बहुत ज़्यादा जोर दिया है कि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है तिलहनी फसलों की। तो तिलहनी फसलों में कैसे कैसे वृद्धि की जा सकती है उस पर लेकर जो है इन्होंने काफ़ी जोर दिया है। सॉल्वेंट एक्ट्रेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने वकालत करता है हर साल। इसके अध्यक्ष संजीव अस्थाना हैं। 2029 से 30 तक उत्पादन में 35 मिलियन टन से 45 से 50 मिलियन टन की संभावित वृद्धि को प्रकाश में डाला है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में इसकी जो है वृद्धि अब 35 मिलियन टन से बढ़कर 45 से 50 मिलियन टन तक हो जाएगी। इसके अलावा जो वनस्पति तेल की उपलब्धता है 5-6 मिलियन टन से बढ़कर 15 से 17 मिलियन टन हो जाएगी। और सुविधाजनक खाद्य पदार्थों की लोकप्रियता के कारण खाद्य तेल की मांग जो है 28 से 32 मिलियन टन बढ़ने का अनुमान है। ये बहुत बड़ी बात है कि आने वाले समय में क्या होगा कि खाद्य जो तेल होंगे उनकी मांग और ज़्यादा बढ़ने वाली है, ठीक।
सरकारी पहल की अगर बात करें तो अभी मैंने आपको पढ़ाया भी था कि सरकार ने राष्ट्रीय तिलहन मिशन और पाम ऑयल मिशन की शुरुआत की है। इन पहलों का उद्देश्य ये है कि उत्पादन को बढ़ावा देना और बढ़ती मांग को पूरा करना है। खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता बढ़ाना इनका प्रमुख उद्देश्य है। अगर बात करें तो भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की तैयारी में अग्रणी बनकर उभर रहा है। 25 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार किस स्थान पर है? तो देखो आज ही के दिन ये रिपोर्ट जो है लगभग अभी जो है रात में 1 बजे ये रिपोर्ट आई थी, तो मैंने तभी ये इंक्लूड कर दी थी। तो अगर बात करें तो इसके मामले में भारत जो है वो रहा है दूसरे स्थान पर। कौन से स्थान पर रहा है? दूसरे स्थान पर। AI की रिपोर्ट में अगर देखा जाए तो भारत जो है एक अग्रणी देश बन के उभरा है और ये जो है एक दूसरे नंबर पर AI के मामले में। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की रिपोर्ट में 73 देशों में AI की तैयारी का आकलन किया गया और इसमें यह बताया गया कि भारत विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है और शोध प्रकाशन के लिए वो तीसरे स्थान पर है। रिपोर्ट बता रही है कि 70% से ज़्यादा देश पारिस्थितिकी तंत्र में भागीदारी, कौशल विकास जैसे क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं। और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट जो पॉइंट है आपका, मोस्ट पॉइंट ये है कि AI का जनक किसको कहा जाता है? जॉन मैकार्थी को AI का जनक कहा जाता है। जॉन मैकार्थी को AI का जनक कहा जाता है। क्लियर है? भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण कितना है? भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, घटकर कितना रह गया है? तो दरअसल भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण जो है 657.89 अरब डॉलर घटकर रह गया है। उसके कुछ कारण ये रहे कि भारत के अभी जो कुछ दिन बीते हैं इसमें रुपए को स्थिर करने के लिए RBI के द्वारा डॉलर बेचने के कारण 17.7 बिलियन डॉलर की गिरावट दर्ज की गई। भारत का जो RBI बैंक है ये चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए डॉलर बेच रहा है, इसलिए जो है गिरावट दर्ज की गई है। विदेशी मुद्रा भंडारण के मामले में चीन, भारत और जापान और स्विट्जरलैंड ये जो है टॉप 4 देश हैं जो विदेशी मुद्रा भंडारण सबसे ज़्यादा रखने वाले देश हैं। ठीक है, भारत, चीन, जापान और स्विट्जरलैंड। इसके अलावा और बात करें तो RBI क्या करता है? विदेशी मुद्रा भंडारण का प्रबंधन करता है जो रुपए के मूल्य को प्रतिबंधित करने में हस्तक्षेप करता है। जब विदेशी निवेशक धन निकालते हैं तो RBI में तेज गिरावट रोकने के लिए डॉलर बेचना पड़ता है। अभी क्या कर रहे हैं? विदेशी जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो चीज़ें हैं वो सही नहीं चल रही, तो वो क्या कर रहे हैं? अपने जो है पैसे को निकाल रहे हैं। तो अब जब पैसे को लगातार वो निकालेंगे तो उससे क्या होगा? गिरावट आएगी। तो RBI उस गिरावट को रोकने के लिए डॉलर को क्या कर देता है? कई बार बेच देता है। इस समय RBI के अगर आपसे पूछा जाए गवर्नर कौन है, तो RBI के गवर्नर इस समय शक्तिकांत दास है। कौन है? शक्तिकांत दास है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, मिलेंगे कल एक और नई क्लास में, फिर बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। धन्यवाद।